हेलो बच्चों, मैं उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल चौमुं से पावन शर्मा आज आपके लिए ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है नरेशन। इंग्लिश का ये टॉपिक है नरेशन। 4 नंबर का ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आता है। 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास तक इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो आज हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि नरेशन है क्या, नरेशन किसे कहते हैं। नरेशन यानी वार्तालाप, वर्णन करना, नरेशन करना, वर्णन करना। अब नरेशन को हम इस प्रकार से समझेंगे कि ये हमें अच्छे से समझ में आए और हमारे दिमाग में बैठे कि वास्तव में नरेशन क्या चीज है। अभी तक आपको कुछ नहीं आता, नरेशन के बारे में आप कुछ नहीं जानते, आप नरेशन के मामले में बिल्कुल जीरो हो। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और उन बच्चों को भी आपको सिखाना है जो नरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और जो काफी इच्छुक है कि मैं नरेशन सीखूं। सभी बच्चे वैसे तो ऑनलाइन चैनल पे जो यूट्यूब चैनल है हमारी आदर्श शिक्षा समिति का, उससे देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको फॉरवर्ड करके उन बच्चों को बता भी सकते हो जिसको बिल्कुल कम नॉलेज है। तो नरेशन क्या होता है, मान लीजिए नरेशन को हम एक टॉपिक के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, इस ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से कुछ कहा और बी नाम के इस व्यक्ति ने वही बात जाकर सी नाम के व्यक्ति को कह दी, तो यही नरेशन है। ट्रायंगल के रूप में घूमना, अर्थात ए ने कहा बी से और बी ने कहा उसको सी से, तो यही तो नरेशन है। किसी व्यक्ति को बात को किसी अन्य व्यक्ति को कहना, किसी व्यक्ति की कही गई बात को अन्य व्यक्ति को कहना ही नरेशन कहलाता है। अब नरेशन को हम कहेंगे स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट मतलब कथन, और स्टेटमेंट को हम स्पीच भी कह सकते हैं। स्पीच का मतलब भी कथन होता है। अब यहां देखेंगे कि ये जो स्पीच है वो 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये 2 प्रकार की स्पीच होती है। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन हम पढ़ रहे हैं तो नरेशन को मैं वर्णन भी कर देता हूं। द नरेशन कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। द नरेशन कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। जो ये नरेशन है उसको हम 2 भागों के अंदर अध्ययन कर सकते हैं या अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा है, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। इन 2 भागों के अंदर हम नरेशन का अध्ययन करेंगे। तो अब आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको ये बात में भी याद रहे कि नरेशन किसे कहते हैं और नरेशन क्या होता है, ये कितने इसके पार्ट होते हैं। तो द नरेशन कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी बात को वैसा का वैसा दूसरे व्यक्ति को कहना, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। In this case, we take the exact word of the speaker. कहने जो वक्ता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता द्वारा कही गई बात को दूसरे व्यक्ति को वैसे के वैसे कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच हम कहते हैं
कि जो वक्ता है, बोलने वाला है, उसकी बात को श्रोता द्वारा अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, but we take the sense of the speaker and we express that statements in our own words। अर्थात वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता द्वारा, श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता द्वारा अपने शब्दों में कहना ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो हमने देखा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझा। डायरेक्ट होता है कि सीधा, जिसको हम कह सकते हैं सीधा। सीधा मतलब जिसने जो कोई व्यक्ति आपको कोई बात कहता है उसको आप सीधा वैसे के वैसे कह दो, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच, कोई व्यक्ति आपको कोई बात कहता है उसको आप घुमा फिरा कर थोड़ा सा अपने मन से उस बात को जोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जब हम पढ़ते हैं तो कुछ सामान्य से रूल भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल हैं जिनको फॉलो करने से हम काफी आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हो या अदर लोकल एग्जाम में हो, हमारे एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच दी हुई होती है, उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। अब डायरेक्ट स्पीच का मैं एक सूत्र के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब, इन्वर्टेड कोमा, इनको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, इसको कहते हैं कोमा। और कोमा का बिल्कुल उल्टा इन्वर्टेड। तो ये जो है कोमा लगाया हुआ है उल्टा, ये इन्वर्टेड कोमा कहलाता है। अब डायरेक्ट स्पीच में वर्ब होती है, सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये दो पार्ट होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग कहलाता है और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग कहलाता है। तो हम इनका नामकरण करेंगे, इनको नाम रखेंगे इन दोनों का, क्योंकि जब भी आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम इनको इसी नाम से जानेंगे कि ये जो बाहर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग है उसका क्या नाम है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग है उसका क्या नाम है। तो देखिए, जो बाहर वाला भाग है उसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब भी कहेंगे इसको, और अंदर वाला भाग है ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें बिल्कुल डरने की, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, काफी अच्छे से आप इसको बना सकते हो, एकदम इजी है, बहुत आसान है। रिपोर्टिंग वर्ब, ये इसका नाम हो गया, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग का, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग का नाम हमने रख दिया रिपोर्टेड स्पीच। वैसे ये जो वर्ब है यही होती है रिपोर्टिंग वर्ब, इसी को कहते हैं, लेकिन हम इस पूरे बाहर वाले भाग को भी रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं। शॉर्ट रूप में इसको हम कह सकते हैं आर, इसका पहला लेटर ले लेंगे और इसका वर्ब का पहला लेटर ले लेंगे, तो आर बी। अब जब भी मैं आपको आरबी बोलूं तो आप समझ जाइएगा रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। और जब भी मैं आपको आर एस के लिए बोलूं, आर एस बोलूं, तो आप समझ जाइएगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है। आरबी रिपोर्टिंग वर्ब की बात, आर एस रिपोर्टेड स्पीच की बात।
तो आगे चलते हैं कि जब भी हम ये सेंटेंस बनाएंगे तो ये इन्वर्टेड कोमा अंदर वाले भाग के अंदर, दोनों इन्वर्टेड कोमा जो ये वाला भाग है, बाहर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग, उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखेंगे। जैसे हमने फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ, मान लीजिए यहाँ आपने क्वेश्चन आंसर लगा दिया, तो आप यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं लगा सकते, कारण अपना घर है, आपका घर है, तो कोई चीज आपकी है तो आप उसको घर के अंदर ही रखोगे, बाहर तो नहीं रखोगे ना। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी साइन है आपके चिन्ह जो भी आप लगाना चाहते हैं वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लगेंगे, बाहर लगाओगे तो गलत होगा। फिर अब हमें जो मेन काम करना है, इन दोनों को मिलाना है। अपना काम, सबसे महत्वपूर्ण काम है रिपोर्टिंग वर्ब और रिकॉर्डेड स्पीच को मिलाना। मान लीजिए ये दो देश हैं, भारत है, श्रीलंका है, मान लीजिए आप इन दोनों को मिलाना चाहते हो। अब सीधी सी बात है, जब कोई दो देश मिलेंगे तो उनके बीच में कोई समझौता होगा, किसी चीज को लेकर समझौता होगा, तभी तो आपस में मिलेंगे ना। तो समझौता क्या होता है, वो समझौता हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस इसे हिंदी में कहते हैं। अगर साधारण वाक्य है ये, तो यहाँ पर हम समझौते के रूप में क्या लगाएंगे, दैट हम यहाँ लगाएंगे। समझौता हमने किया तो हमने दैट लगाया। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सेंटेंस का अलग होगा, इंट्रोगेटिव का अलग होगा और इंपरेटिव का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। तो वो हम देखेंगे कि आगे रूल्स हैं उसके, उस रूल्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे और देखेंगे। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि मान लीजिए he said to me, he said to me he is my brother। उसने मुझसे कहा, he said to me, he is my brother, वह मेरा भाई है। ये हो गया डायरेक्ट DS का मतलब डायरेक्ट स्पीच। अब हमें इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो किस प्रकार से बदलेंगे, कुछ इसके रूल्स हैं, वो रूल्स हम फॉलो करेंगे, और जब वो रूल्स फॉलो करेंगे तो इसको इनडायरेक्ट में हम आसानी से बदल सकते हैं। अब यहाँ पर सेट टू दिया हुआ है, सेट टू पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की जब भी सेकंड फॉर्म आती है उसको हम सेट टू को बदल देते हैं। अब यहाँ पर कोई भी फॉर्म आ सकती है, चाहे आपका कोई भी टेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। कोई भी टेंस आए, कहीं से भी कोई भी टेंस आए, किसी भी टेंस को यहाँ पर आने की अनुमति है। यहाँ पर कोई भी टेंस आ सकता है, उसे हम रोक नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का टॉपिक आगे नेक्स्ट चैप्टर में, अगले पार्ट में और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।